गोटी के बाजार पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी एक अलग थलग जगह खड़ी की और अपने काम की चीजों की खरीदारी में लग गया। एक दो चीजें मैंने कई दुकानों से थोड़ी थोड़ी मिकदार में खरीदी, क्योंकि मैं उन्हें एक ही जगह से बड़ी मिकदार में खरीद कर गैर जरूरी तवज्जो का मरकज नहीं बनना चाहता था। इत्मीनान बख्श बात ये रही कि ज्यादातर दुकानदार मेरी तलब की गई चीजों के हिंदी नामों से वाकिफ थे। बिलाखिर मेरी खरीदारी मुकम्मल हो गई और मैंने सुनीता भवन की तरफ चल दिया। मैं फाटक पर पहुंचा तो उसे बंद पाया, ताहम बुर्जियों पर मौजूद दोनों पहरेदारों ने गाड़ी रुकते ही फाटक खोल दिया। मैंने हाथ के इशारे से उनका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। मुझे लगा कि वो दोनों प्रदीप सेन के उन 12 कारिंदों में शामिल हैं जो मुझसे कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। शायद इन सब की बारी बारी पहरे की ड्यूटी लगाई जाती होगी। मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा तो देखा कि वहां प्रदीप सेन की जीप मौजूद नहीं है। अंदर पहुंचा तो तस्दीक हो गई कि वो कहीं गया हुआ है। मैंने अपने कमरे का कुफल खोला और खरीद करदा सामान मसहरी के नीचे रखकर हद्दुल इम्कान अंदर धकेल दिया। दरवाजे को दोबारा मुकफ्फल करके मैं टहलता हुआ बावर्ची खाने में जा पहुंचा, जहां रात के खाने की तैयारी चल रही थी। चंदूलाल सब्जियां छीलने काटने में मसरूफ था, जबकि दुर्गादास एक बड़े से थाल में बकरे का गोश्त धो रहा था। मुझे देखकर दुर्गादास ने पुरजोश लहजे में कहा, आप बहुत ठीक वक्त पर आए हैं सुप्रू जी। मैं आज शाही कोरमा बना रहा हूँ। आपके पास वक्त है तो यहाँ बैठकर देखते जाएं। मैंने कहा, मैं सीखने के लिए ही तो आपके पास आया हूँ दुर्गादास भैया। शाही कोरमे से आगाज तो बहुत ही जबरदस्त बात है। उसने खुश होकर कहा, बहुत खूब, मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि आपको जवान बकरे का बहुत बढ़िया गोश्त लेकर दरमियानी बोटियां बनवानी है। वो गोश्त को खुश्क करने से लेकर धनिये और सब्ज मिर्च से कोरमे की सजावट करने तक के सारे मराहिल मुकम्मल होने तक मेरी रहनुमाई करता रहा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं सब कुछ अच्छी तरह सीख गया हूँ। इस दौरान में चंदूलाल ने भी सब्जियां पका ली थीं और अब रोटियों के लिए बड़ी फुर्ती से आटे के सैकड़ों पेड़े बना रहा था। इस दौरान में एक देगचे में चावल उबल रहे थे। दुर्गादास भी अपने मातहत का हाथ बटाने में लग गया तो मैं वहां से प्रदीप सेन के कमरे में चला आया और एयर कंडीशनर खोलकर मुताले में मसरूफ हो गया। प्रदीप सेन ऐन खाने के वक्त पहुंचा और हमने एक साथ खाना खाया। इस दौरान में हम आपस में बातें भी करते रहे। हमारी गुफ्तगू का मौजू ज्यादातर लड़ाकों की कमांडो ट्रेनिंग रहा। अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैंने प्रदीप सेन से पूछा, ये बताइए कि क्या आपके पास कोई कैमरा मौजूद है? मेरी बात सुनकर वो चौंका, बोला, नहीं, मुझे फोटोग्राफी का शौक नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, दरअसल मैं चाहता हूँ कि अपनी फोर्स की कमांडो ट्रेनिंग के तमाम मराहिल की फोटोग्राफी करके उन सारी तस्वीर को महफूज कर लिया जाए, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में भी राजशेखर उन तस्वीर की मदद से अपने साथियों को ट्रेनिंग दे सके। प्रदीप सेन ने मेरी बात पर कुछ देर गौर किया और फिर कहा, आपकी तजवीज काफी माकूल है। कैमरा मौजूद हो तो और भी मकासद के लिए इस्तेमाल में आ सकता है, लेकिन मुझे कैमरों के बारे में मालूमात नहीं है। आप मुझसे रुपया ले लें और खुद फैसला कर लें कि कौन सा कैमरा खरीदना है। मैंने जोशीले लहजे में कहा, आप फिक्र न करें प्रदीप जी, ऐसा कैमरा खरीद कर लाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको पता है कि जर्मनी वाले अब ऐसे कैमरे बना रहे हैं जो तस्वीर खींचने के बाद हाथ के हाथ रंगीन प्रिंट निकाल देते हैं। ये वाला कैमरा अब इंडिया में भी आ चुका है। उसे पोलराइड कैमरा कहते हैं। प्रदीप सेन ने कहा, हाँ, मैंने भी किसी से सुना था, लेकिन आज तक ऐसा कोई कैमरा या तस्वीर कभी देखी ही नहीं। आप जल्द अज जल्द ये कैमरा खरीद लें। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ये बता दूं कि उस कैमरे की कीमत थोड़ी ज्यादा है और ये किसी बड़े शहर में ही मिलेगा। प्रदीप सेन ने बेनियाजी से कहा, ज्यादा कीमत का कोई मसला नहीं है। ऐसा करें, आप मुझसे रुपया लेकर कल ही आनंदपुर चले जाएं। मेरा ख्याल है आप ये कैमरा खरीद कर शाम तक वापस लौट आएंगे। मैंने जवाब में नफी में सर हिलाया, कहा, कल हमारी फोर्स की कमांडो ट्रेनिंग का पहला दिन है। मैं उन्हें 1-2 दिन में स्पेशल ड्रिल और प्रैक्टिस सिखा दूं, उसके बाद यहाँ से निकल सकता हूँ। दरअसल मुझे अंदेशा है कि ये खास कैमरा हैदराबाद से ही मिलेगा और वहाँ के लिए कम से कम 3 दिन दरकार होंगे। प्रदीप सेन ने नरम लहजे में कहा, आप शायद जानते नहीं हैं सुप्रू जी, अनंतपुर काफी बड़ा शहर है। 17 लाख से ज्यादा आबादी है। शायद वहाँ के किसी बड़े ताजिर या दुकानदार ने वो कैमरा मंगवा रखा हो। यहाँ से काफी करीब है, इसलिए मेरा मशवरा है कि पहले वहाँ ढूंढ लें, अगर न मिले तो हैदराबाद चले जाना। मैंने अपनी बात पर फिलहाल मजीद जोर देना मुनासिब न समझा और प्रदीप को पोलराइड की इजाफी खूबियां तफसील से बताने लगा। उसे मालूम हुआ कि वो कैमरा इस्तेमाल करने के लिए फोटोग्राफी की कोई खास महारत दरकार नहीं है, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वो भी शायद मजीद जागने और गपशप लगाने का इरादा रखता था, लेकिन मैंने अलग सुबह जागने का उज़्र करके सोने का इरादा जाहिर किया और चादर ओढ़ कर लेट गया।
दर हकीकत मुझे कतन नींद नहीं आ रही थी और ना ही मैं सोना चाहता था। मुझे तो कल रात वाले पुरस्कार मामले ने बेचैन कर रखा था। उस भेद की तह तक पहुंचने तक मुझे चैन की नींद नसीब नहीं हो सकती थी। गहरी नींद सोने का नाटक करने के लिए मैं मुंह लपेट कर तो पड़ गया था, लेकिन साथ ही मेरे सब्र की आजमाइश का आगाज हो गया था। मैंने सोचा खुदा जाने मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। प्रदीप सेन और दुर्गादास कब कल की तरह खुफिया मुलाकात करेंगे। साथ ही तरह तरह के मनफी ख्यालात भी जहन में आ रहे थे। हो सकता है कल रात दुर्गादास ने प्रदीप सेन को कोई ऐसी अहम बात बताने के लिए जहमत दी हो जिसका फौरी तौर पर उसके इल्म में आना जरूरी हो। ये अंदेशा अपनी जगह बहुत ताकतवर था कि शायद उन दोनों के माबैन अब कभी ऐसी खुफिया मुलाकात न हो और मैंने खामखा अपनी नींद हराम कर रखी हो। ताहम मेरा विजदान मुझे मजबूर कर रहा था कि वो कोई इत्तेफाकिया मुलाकात नहीं थी जिसे मेरा मुशाहिदा भी तकवीयत दे रहा था। अपने मामूली बावर्ची की तरफ से नींद खराब किए जाने पर प्रदीप सेन चौंका नहीं था, न उसने गुस्से का इजहार किया था, जैसे ये मामूल की बात हो, जैसे वो पहले से दुर्गादास का मुंतजिर था। मैंने मनफी ख्यालात जहन से झटक दिए। इंतजार करने में हर्ज भी तो कोई नहीं, मुझे सिर्फ नींद की ही कुर्बानी तो देनी पड़ रही है। मैंने तय किया कि मैं निस्फ शब तक इंतजार करूंगा। अगर कोई काबिल जिक्र वाकया रूनुमा न हुआ तो मैं सो जाऊंगा। कुछ देर के बाद मैं अपनी नींद गहरी होने का तासुर देने के लिए हल्के हल्के खर्राटे लेने लगा। इस दौरान में प्रदीप सेन जाग रहा था और सुरूर आवर मशरूब की चुस्कियां लेते हुए धीमे सुरों में कुछ गुनगुना रहा था। उसकी ये कैफियत मेरी उम्मीद बढ़ा रही थी। शायद ये शख्स किसी खास मकसद के लिए जाग रहा है। कोई घंटा भर के बाद मुझे मसहरी की हल्की सी चरचराहट सुनाई दी। उस वक्त मैं उसी तरफ करवट लिए लेटा हुआ था। मैंने हल्की ऊनी चादर के आर पार झांकने की कोशिश की। मंजर मुकम्मल वाजे नहीं था, ताहम मैंने देखा कि प्रदीप सेन मसहरी से उतर रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़का। शायद मेरे अंदर की आवाज दुरुस्त साबित हो रही है। मेरे देखते ही देखते वो मेरी जानिब बढ़ा और ऐन सरहाने आकर खड़ा हो गया। मैंने खराटे लेने का सिलसिला जारी रखा। मेरी खरखराहट के हमवार तसलसल ने गालिबन उसे मुतमईन कर दिया कि फिलहाल मेरे जागने का कोई खदशा नहीं है। मेरे देखते ही देखते वो कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर बाहर निकलकर उसने दोनों किवाड़ बे आवाज अंदाज में भेड़ दिए। मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर चादर उतार कर तेजी से उठा और कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे के दोनों पट हत्तुल इम्कान एहतियात से कोई आवाज पैदा किए बगैर अंदर की तरफ खींचकर उनके दरमियान बारीक सा खला पैदा किया और बाहर का जायजा लिया। मुझे फौरन ही प्रदीप सेन नजर आ गया। वो नपेतुले कदमों से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ रहा था। ये मंजर मेरे लिए जितना सनसनीखेज था उतना ही हैरत अंगेज भी था। प्रदीप सेन को अपने बावर्ची से ऐसी कौन सी हाजत दरपेश है कि वो रात के उस पहर चोरी छुपे उससे मुलाकात के लिए जा रहा है। ये सवाल बिलाशुबा बहुत जानदार और जवाब तलब था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं इतनी देर से सोने का नाटक किए पड़ा था। मेरे देखते ही देखते प्रदीप सेन बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, ताहम उसने अपने अकब में दरवाजा बंद नहीं किया था। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने भी बेआवाज अंदाज में अपने कमरे का दरवाजा खोला और अपने अकब में दोनों पट ढालकर हत्तुल इम्कान तेजी से लेकिन खामोशी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। प्रदीप सेन किसी भी वक्त निकल कर वापस आ सकता था, लेकिन ये खतरा मोल लेना अब नागुजीर था। धीमी रोशनी में बावर्ची खाने के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने बहुत धीरे धीरे गर्दन बढ़ाकर अंदर झांका। चूल्हों वाले बैरूनी कमरे में तारीकी थी, अलबत्ता दुर्गादास की ख्वाबगाह के खुले दरवाजों से अंदर धीमी रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी पूरी कुव्वत समात यकसू करके दुर्गादास के कमरे से आने वाली कोई आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां मुकम्मल सन्नाटा था, जैसे वहां कोई जी रूह मौजूद न हो। ये इदराक मेरे लिए बेहद हैरानकुन था। प्रदीप सेन इतनी रात को अपने बावर्ची को सामने बिठाकर मुराकबा करने तो आया नहीं होगा। उन दोनों की तरफ से मुकम्मल खामोशी का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। मैंने मजीद तवज्जो से सुना और बदस्तूर सन्नाटा पाकर एक बार फिर गौर से दुर्गादास की ख्वाबगाह का जायजा लिया। बदकिस्मती से वहां से कमरे में बिछी दोनों चारपाइयां नजर नहीं आ रही थीं, इसलिए ये जानना भी मुमकिन नहीं था कि प्रदीप सेन और उसके बावर्ची खामोशी के आलम में कौन सी गुत्थी सुलझा रहे हैं। मैंने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन दुर्गादास की ख्वाबगाह में किसी नकलो हरकत के आसार महसूस करने में नाकाम रहा। हिजान और इस्तराब की शिद्दत अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। बिलाखिर मैंने एहतियात के तमाम तकाजे बालाए ताक रखते हुए असल सूरत हाल से आगाही के लिए रास्त कार्रवाई का फैसला किया। मैं बेआवाज कदमों से बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। आगे बढ़ते हुए मेरी नजरें नीम तारीकी में फर्श का बगौर जायजा ले रही थी। किसी बर्तन वगैरह से टकराना मेरा काम बिगाड़ सकता था,
ताहम मैं खैरियत से दुर्गादास के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां छत पर गर्दिश करते पंखे के सिवा अब भी लगभग मुकम्मल खामोशी थी। मैंने धीरे धीरे निहायत एहतियात से अंदर झांका। कमरे का मंजर देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। सामने चारपाई पर कोई शख्स दीवार की तरफ करवट लिए शायद गहरी नींद सो रहा था। उसके सिवा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। मैंने पहली ही नजर में पहचान लिया, वो कोई और नहीं दुर्गादास ही था। लेकिन मेरी अक्ल हैरान थी कि आखिर प्रदीप सेन कहाँ गायब हो गया। मैंने उसे अपनी आंखों से बावर्ची खाने में दाखिल होते देखा था। वो पतीलों और देगचों में छुपकर बैठने से तो रहा, न ही मेरे यकीन के मुताबिक वो कोई भूत प्रीत था कि हवा में तहलील हो जाता। मेरा ताज्जुब ज्यादा देर बरकरार नहीं रहा। कमरे का जायजा लेते ही मेरी नजर कमरे में मौजूद उस दरवाजे पर पड़ी जिसे दुर्गादास ने अशियाए खुर्दनोश का गोदाम बताया था। मैंने देखा उसका कुफल खुली हालत में ऊपर की कुंडी में अटका है और जंजीर नीचे लटक रही है। मुझे लगा कि उसमें अब भी लर्जिश है। साफ जाहिर था कि प्रदीप सेन उस दरवाजे का कुफल खोल कर अंदर गया है, लेकिन मैं समझने से कासिर था कि इतनी रात गए उस गोदाम में वो क्या कर रहा है। उस सवाल का जवाब हासिल करने का भी मेरे पास एक ही तरीका था। मैंने एक नजर दुर्गादास पर डालकर उसके महवे ख्वाब होने की तस्दीक की और फिर दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। गोदाम के दरवाजे पर पहुंचकर मैं ठहर गया और किवाड़ों के संगम पर कान लगाकर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की। वहां मुकम्मल खामोशी थी। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने किवाड़ों को धीरे से अंदर धकेला। मेरा ये अंदेशा बेबुनियाद निकला कि दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया होगा। अंदर की तरफ धक्का देते ही बहुत हल्की सी चरचराहट से किवाड़ खुलने लगे। थोड़ी सी दर्ज पैदा होते ही मैं ठहर गया और धड़कते दिल के साथ अंदर का जायजा लिया। मुझे अपने सामने मौजूद मंजर में प्रदीप सेन कहीं दिखाई नहीं दिया। वो अच्छा खासा बड़ा कमरा था। धीमी रोशनी में सामने वाली दीवार के साथ शायद अनाज और चावल वगैरह की बोरियां रखी हुई थी। बाईं दीवार के साथ अनगिनत छोटे बड़े डिब्बे और बर्तन रखे थे। फिर वही सवाल एक बार फिर मेरे दिमाग में खलबली मचाने लगा, ये प्रदीप सेन आखिर कहाँ गायब हो गया है। इस बार मैंने फैसला करने में ताखीर नहीं की और अल्लाह का नाम लेकर गोदाम में दाखिल हुआ। अगले ही लम्हे मुअम्मा हल हो गया। दाएं तरफ एक दरवाजा मौजूद था जो यकीनन अकबी अहाते में खुलता होगा। उसके किवाड़ बंद थे, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो महज ढले हुए हैं। मैंने उन्हें अंदर की तरफ खींचा तो मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। सामने नीम तारीकी में एक बहुत बड़ा अहाता दिखाई दिया, जहां दूर करीब शायद कई तरह की नाकारा गाड़ियों और छकड़ों और काठ कबाड़ वगैरह के हयूले नजर आ रहे थे। अब ये समझना मुश्किल नहीं था कि प्रदीप सेन उस दरवाजे से निकलकर उसी अहाते में गया है। मगर अब ये सवाल सामने था कि उसे आधी रात को इस तरह चोरी छुपे उस वीरान मकाम पर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई। क्या वो अहाते में मौजूद किसी फाटक या दरवाजे से बाहर निकल कर कहीं गया है? लेकिन उसे इतनी राजदारी बरतने की क्या जरूरत है? अब मुझे ये अंदाजा तो हो गया था कि दुर्गादास भी उस राज में शरीक है, लेकिन मैं ये कयास करने से कासिर रहा कि प्रदीप सेन इतने पुरस्कार अंदाज में कहाँ गया है। अब असल सूरत हाल समझने का एक ही रास्ता बचा था। मैं भी अहाते में जाकर अंदाजा लगाने की कोशिश करूं कि प्रदीप सेन कहाँ और क्यों गया है। लेकिन मुझे बखूबी अंदाजा था कि ऐसा करने में संगीन खतरात हैं। हो सकता है प्रदीप सेन बाहर ऐसे मकाम पर मौजूद हो कि मैं दरवाजे से निकलते ही उसकी नजरों में आ जाऊं, या कहीं अचानक हमारा आमना सामना हो जाए। ये भी मुमकिन है कि जब तक मैं उसे अहाते में दूर तक तलाश करने की नाकाम कोशिश करके वापस आऊं तो दुर्गादास जाग चुका हो। एक इम्कान ये भी था कि मेरे वापस आने से पहले खुद प्रदीप सेन वापस लौट आए और मुझे ये दरवाजा अंदर से मुकफ्फल मिले। ये सब अंदेशे इतने संगीन थे कि मैंने प्रदीप सेन का पता लगाने के लिए अहाते में निकलने का इरादा तर्क कर दिया। फिलहाल मुझे आज की रात होने वाले इंकिशाफात और हासिल शुदा मालूमात पर इक्तिफा करना है। मुझे उसकी उन पुरस्कार सरगर्मियों का पता चलाना है, लेकिन इन मालूमात की रोशनी में पेश की तैयारी के साथ इन तमाम खतरात के हद्दुल इम्कान तदारुक करके। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने बादिल नखास्ता अहाते की तरफ खुलने वाला दरवाजा पहले की तरह बंद कर दिया। दुर्गादास मुझे पहले वाली हालत में सोता नजर आया। गोदाम के दरवाजे के पट पहले की तरह बंद करके मैं दबे पांव बावर्ची खाने में पहुंचा और फिर प्रदीप सेन की ख्वाबगाह में अपने बिस्तर पर लेट कर चादर ओढ़ ली। नींद आने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था। लगभग 1 घंटे के इस्तराब से भरपूर इंतजार के बाद दरवाजे पर हल्की सी खटपट हुई। मैंने चादर की बारीक झरियों से झांका। दरवाजा धीरे धीरे खुला और प्रदीप सेन अंदर दाखिल हुआ। मुझे उसके चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात नजर आए।
जैसे वो बैक वक्त नाराज और परेशान हो। उसने कमरे के वस्त में पहुंचकर चंद लम्हों के लिए बगौर मेरा जायजा लिया और फिर मुतमईन होकर अपनी मसहरी की तरफ बढ़ा। मेरी नजरें मुसलसल उस पर जमी हुई थी। मसहरी पर बैठने के बाद वो चंद लम्हों तक नागवार सी नजरों से अपने हाथ में मौजूद कुंजियों के गुच्छे को घूरता रहा और फिर खासी बेजारी से उसे पहलू वाली जेब में डालकर मसहरी पर दराज हो गया। मैं इस दौरान में पहचान गया कि कुंजियों का ये गुच्छा हमेशा प्रदीप सेन के साथ रहने वाली शहर वाली हवेली के दरवाजों और तिजोरी वगैरह की कुंजियों वाले गुच्छे से मुख्तलिफ है। प्रदीप सेन तो कुछ देर बजाहिर नींद की वादियों की सैर को निकल गया, लेकिन वो कुंजियों का गुच्छा मेरे जहन पर मुसल्लत हो गया। उस सरापा नजासत शख्स से किसी भले काम की तो खैर तवक्को ही नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने कुछ देर पहले जो कुछ नाकाबिल फहम सरगर्मियां देखी हैं, उनका भेद ये कुंजियां ही खोल सकती हैं। शायद उन कुंजियों के तवस्सुत से प्रदीप सेन की घिनौनी शख्सियत का कोई ऐसा नया पहलू सामने आने वाला है जिससे मैं अब तक नावाकिफ हूँ। मैं उसी हैजानी और इस्तराबी कैफियत में देर तक जागता रहा। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी उठकर प्रदीप सेन की जेब से कुंजियों का गुच्छा निकालकर सब कुफल खोलूं और अकबी अहाते में पहुंच जाऊं। शायद वहां पहुंचकर ये उक्दा वाह हो जाए कि ये शख्स वहां क्या करने गया था, लेकिन मेरे दिमाग ने उस मचलती आरजू को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मैं वहां पहुंच भी जाऊं तो मेरी कामयाबी का इम्कान खासा कम है, क्योंकि मुझे सिरे से पता ही नहीं है कि वहां पहुंचकर मुझे किस तरफ का रुख करना है और क्या तलाश करना है। अंधेरे में टामकटोया मारने के सिवा शायद कुछ भी मेरे हाथ न लग पाए और मुझे बेनीले मराम वापस लौटना पड़े। अलबत्ता ये नाकाम काविश मेरे लिए तबाहकुन नताइज जरूर ला सकती है। लिबास से कुंजियों का गुच्छा निकालने की कोशिश करते हुए प्रदीप सेन की आंख खुल गई तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं उसकी नींद का फायदा उठाते हुए कुंजियां चुराने में कामयाब हो भी जाऊं तो मेरी गैर हाजिरी में उसके बेदार होने का खतरा बदस्तूर मौजूद रहेगा। प्रदीप सेन के अलावा उसके वफादार कारिंदे दुर्गादास के बेदार होने का खदशा भी अपनी जगह मौजूद है। काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुंजियां चुराने से पहले मुझे उन खतरात का मुकम्मल तदारुक करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे मुनासिब हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी। ये फैसला करने के बाद मैंने सोने की ठानी और कुछ ही देर में ख्वाब खरगोश के मजे लूटने लगा। नींद का वक्फा खासा मुख्तसर होने के बावजूद मैं सुबह 5 बजे से कुछ पहले ही बेदार हो गया और मुंह हाथ धोकर प्रदीप सेन के लड़ाकों के ठिकाने की तरफ चल दिया। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि राजशेखर पहले ही सबको बेदार कर चुका है। उसने निहायत खंदा पेशानी से मेरा खैर मकदम किया। बोला, सब जवान चंद मिनट में तैयार हो जाएंगे सप्रू जी। आप ये बताएं कि ट्रेनिंग का आगाज कहाँ करेंगे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है सामने वाला मैदान मुनासिब रहेगा, वहाँ सब्जा है और कई बड़े दरख्त भी हैं। मैं पहले इन सब की फिटनेस जांचना चाहता हूँ। राजशेखर ने खुश होकर कहा, बिल्कुल ठीक। वैसे मैं इनकी काफी भाग दौड़ करवाता रहता हूँ, कसरत भी बाकायदगी से करवाता हूँ। आपको मेरे जवानों से मायूसी नहीं होगी। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है मुझे कम से कम इनकी फिटनेस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिसमें सबसे ज्यादा वक्त लगता है। इन्हें कहो कि सब 10 मिनट में मैदान में पहुंच जाएं। राजशेखर का दावा मुबालगे पर मबनी था। उन सब जवानों में से 2-3 ही सही मानों में मतलूबा हद तक फिट थे, लेकिन मुझे इससे भला क्या दिलचस्पी हो सकती थी। लिहाजा मैंने बिला तकल्लुफ इत्मीनान का इजहार किया और राजशेखर को शाबाश दी। मैं अगले 3 घंटे तक उन सब के दरमियान दौड़, डंड, बैठक और लंबी छलांग लगाने के मुकाबले करवाता रहा। मैं खुद भी उनके साथ भाग दौड़ करता रहा। उसके बाद मैंने उन्हें बैरकों में वापस जाने की इजाजत दे दी। वो सब आज की सरगर्मियों से काफी खुश और पुरजोश दिखाई दे रहे थे। मैंने दौड़ वगैरह के मुकाबलों में हारने वालों को चैलेंज दिया कि उन्हें अगले रोज अपने मद्दे मुकाबिल से बदला लेना है। रुखसत होने से पहले राजशेखर को शाम के वक्त अपने जवानों को कुछ मखसूस वर्जिशें करवाने की हिदायत की और अपने ठिकाने पर लौट आया। प्रदीप सेन अभी तक सोया हुआ था। मैंने गुस्ल करके पसीने और धूल मिट्टी से निजात हासिल की और लिबास बदल कर बावर्ची खाने का रुख किया। दुर्गादास और चंदू नाश्ते की तैयारी के आखिरी मराहिल में थे। मैं कुछ देर बावर्ची खाने में रुककर दुर्गादास से हल्की फुल्की बातें करता रहा और फिर ख्वाबगाह में लौट आया। कुछ ही देर में प्रदीप सेन भी जाग गया। गुस्ल खाने से वापस लौटते ही उसने मुझे मुखातिब करके हैरत भरे लहजे में पूछा, आप यहाँ कैसे इत्मीनान से बैठे हैं सुप्रू जी? आपको तो मेरे जवानों की ट्रेनिंग के लिए जाना था। उसकी बात सुनकर मैंने कहा लगाया। कहा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है प्रदीप सेन जी कि मैं ठीक 5 बजे यानी लगभग 4 घंटे पहले आपके जवानों के पास पहुंच गया था और 3.5 घंटे तक उनके इंजर पिंजर ढीले कर देने वाली ट्रेनिंग करवाकर अभी कुछ देर पहले वापस आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया। बोला, अरे वाह सप्रू जी, आप तो टाइम टेबल और डिसिप्लिन के सख्ती से पाबंद निकले। कैसी रही आज की ट्रेनिंग?
मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने लड़कों की फिटनेस चेक की है और मुझे बहुत खुशी है कि वो सब लगभग पूरी तरह फिट हैं। जो थोड़ी बहुत कसर है वो ट्रेनिंग के दौरान पूरी हो जाएगी। वो फखर आमेज लहजे में बोला, मुझे पहले ही पता था। मैंने राजशेखर को सख्ती से हिदायत कर रखी है कि अपने लड़कों को कसरत में नागा न करने दे, वरना मुरगन खाने खाकर ऐंठते रहने से वो पल कर सांड हो जाएंगे। इसीलिए मैं खुद भी उनका जायजा लेता रहता हूँ। इसी असना में दुर्गादास हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गया। वो हस्बे आदत नाश्ते के दौरान में हमारे सर पर सवार रहा और हमारी गुफ्तगू में बिसात भर शामिल रहा। तभी प्रदीप सेन ने मुझे मुखातिब करके कहा, मैं एक अहम काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए एलोर जा रहा हूँ सुप्रू जी। अगर आप मेरी गैर हाजिरी में कैमरे की खरीदारी के लिए हैदराबाद जाना चाहें तो मुझसे रुपया लेकर अपने पास रख लें। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, रुपए का कोई मसला नहीं है प्रदीप सेन जी, मैं मुनासिब मौका देखकर यहाँ से हैदराबाद चला जाऊंगा और अपनी जेब से कैमरा खरीद लाऊंगा। आप रसीद देखकर मुझे अदायगी कर देना। प्रदीप सेन ने कहा, अगर आप ये मुनासिब समझते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप चाहें तो एहतियातन मेरे किसी कारिंदे को भी अपने साथ हैदराबाद ले जा सकते हैं। मेरे तजुर्बे के मुताबिक सफर में किसी साथी की मौजूदगी बहुत कारआमद होती है। मैंने कहा, ठीक है प्रदीप सेन जी, अगर जरूरत महसूस हुई तो किसी को साथ ले जाऊंगा। हकीकत यह है कि मैं उस वक्त खासी मायूसी का शिकार था। प्रदीप सेन के जाने से रात की तारीकी में उसके पुरस्कार अंदाज में अकबी अहाते में जाने का राज खुलने का रास्ता कम से कम 2-3 दिन के लिए बंद हो गया था। मुझे साथ ही अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। गुज़श्ता रात में अपने जहन पर यलगार करने वाले तरह तरह के अंदेशों को नजरअंदाज करके प्रदीप सेन के ताकुब में अहाते में चला जाता तो शायद अब तक वो मुअम्मा किसी न किसी हद तक हल हो चुका होता। लेकिन वो मौका हाथ से निकल चुका था, लिहाजा अब पछताना बेसूद था। नाश्ते से फारिग होकर मैं हाथ धोने के लिए गुस्ल खाने में चला गया। मैंने वापस कमरे में कदम रखा तो देखा कि प्रदीप सेन राजदाराना अंदाज में दुर्गादास को कुछ कह रहा है। उस वक्त उन दोनों की पीठ मेरी तरफ थी। फिर मेरे देखते ही देखते प्रदीप सेन ने अपने लिबास की जेब में हाथ डाला और कोई चीज निकाल कर दुर्गादास के हवाले की, जो उसने फौरन अपने बगैर बाजू की बंडी की जेब में छुपा ली। ये मंजर देखकर मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मैंने प्रदीप सेन को गुज़श्ता रात उसी जेब में कुंजियों का गुच्छा डालते देखा था। उसने यकीनन वही गुच्छा अपने बावर्ची के हवाले किया था। अगर मैं उस वक्त उन दोनों के करीब होता तो मुझे शायद कुंजियों के गुच्छे की झलक भी दिखाई दे जाती। अगर वो कुछ रकम वगैरह दुर्गादास के हवाले करता तो उसका अंदाज बिल्कुल अलग होता। वो मेरी मौजूदगी में ये गुच्छा दुर्गादास को सौंपना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने मेरे हाथ धोने का फायदा उठाने की कोशिश की थी। ये मंजर देखकर मेरा जहन यकलख्त चौकन्ना हो गया। इसका मतलब गालिबन ये है कि प्रदीप सेन ने 2 दिन की गैर हाजिरी के पेश नजर अपनी पुरस्कार शबीना सरगर्मी दुर्गादास को सौंप दी है। इससे ये भी जाहिर होता है कि ये पुरस्कार मामूल गालिबन रोजाना दोहराया जाता है। प्रदीप सेन की गैर हाजिरी में उसका बावर्ची ये जिम्मेदारी निभाता है। ये इतराक होने पर हिजान की लहर के तहत मेरा दिल तेजी से धड़का। मुझे जल्द अज जल्द इस राज से पर्दा उठाना है और प्रदीप सेन की गैर मौजूदगी ने गालिबन मेरा काम आसान कर दिया है। मैं सूरत हाल से बेखबर होने का नाटक करते हुए प्रदीप सेन और दुर्गादास के पास पहुंचा। मुझे देखते ही प्रदीप सेन ने अपने बावर्ची को पुरजोश लहजे में तेलुगु जबान में कुछ कहा। मैंने उस बात के मफहूम का जो अंदाजा लगाया था, दुर्गादास ने उसकी तायीद कर दी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, फिक्र न करें प्रदीप सेन जी, मैं सुप्रू जी के खाने पीने और आराम का पूरा ख्याल रखूंगा और उनके हर हुक्म की तामील होगी। कुछ देर के बाद प्रदीप सेन अपने सफर पर रवाना हो गया। दुर्गादास पहले ही बावर्ची खाने में जा चुका था। मैंने नॉवल के मुताले में मशगूल होने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार दुर्गादास की मैली कुचैली बंडी की जेब में मौजूद कुंजियों के गुच्छे की तरफ जा रहा था। इस मुंतशिर ख्याली से तंग आकर बिलाखिर मैंने किताब बंद कर दी। मेरा जहन अब दुर्गादास से वो कुंजियों का गुच्छा हथियाने की तरकीबें सोच रहा था। ऐसा तरीका कि उसे कम से कम फौरी तौर पर कुंजियां गायब होने का पता न चल सके।